कर दें काइंडली। अच्छा, माइक ऑन हो गया बेटे, माइक ऑन हो गया, सॉरी, थैंक यू जी। फराज हुसैन, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? फराज हुसैन माइक के ही बोल रहा था जी, चलें ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, माशाल्लाह। तो द क्वेश्चन वाज डिड यू एवर विजिट अ फैक्ट्री? आप लोगों ने फौरन यस और नो में कहा, लेकिन जब मैंने कहा कि आपने कहा यस सर, तंदूर तो हमने विजिट किया। दोबारा बोलता चलूं, मैं कंसेप्चुलाइज करूंगा आपको व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर मजा आएगा, ठीक है। वेल हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं। अकाउंटिंग में बुनियादी तौर पर 3 तरह की अकाउंटिंग है जो कि डिवाइड की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इन बिटवीन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। और बाज़ अकाउंटेंट्स सिर्फ कहते हैं कि अकाउंटिंग तो ये है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, चले हम उसकी बात मान लेते हैं। वो कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो बातें हैं, वो जो MFA में भी आपने कुछ चीज़ें पढ़नी है डिसीजंस से मुतल्लक, उसको हम साइड पे कर देते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुनियाद कॉस्ट अकाउंटिंग है जो आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बाय द वे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब FAR क्या आप उसे कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुनियाद है, रिपोर्टिंग उसकी इंतहा है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब आप सफर शुरू करते हैं तो रिपोर्टिंग पे जाके वो रुकता है, बुक कीपिंग से शुरू होता। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग से अपना सफर शुरू करते हैं तो वो कहाँ जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसमें एक लफ्ज है कॉस्ट, उर्दू में इसको कहते हैं लागत। हम उस लागत की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। फर्दर आगे बढ़ता हूं। जब हम कोई फैक्ट्री विजिट करते हैं तो उस फैक्ट्री की कुछ हैयत इस तरह की होती है कि उसमें एक स्टोर होता है, उसमें एक वर्कशॉप होती है, और उसमें एक वेयर हाउस होता है। सॉरी, वेयर हाउस, WAREHOUSE, गोडाउन कह लें, गोदाम। एक स्टोर होता है, एक वर्कशॉप और एक गोदाम। जो स्टोर होता है वहां पर मटेरियल एंड सप्लाईज पड़ी हुई होती हैं। मटेरियल एंड सप्लाईज, इसको आसान बाज लोग बोलते हैं, मैं इसकी फर्दर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। एक एरो लगा देता हूं, रॉ मटेरियल यहां पे पड़ा हुआ होता है। वर्कशॉप में प्रोसेस होता है, वर्कशॉप के अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। वर्कशॉप में प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेस होने के बाद सामान कहाँ चला जाता है? तैयार होके फिनिश्ड गुड्स गोदाम में चली जाती है। गोदाम फिनिश्ड गुड्स हैं, अगले सफ़र पे जाती हैं
वो अगला सफ़र सेल्स का होता है कि उसको फिर सेल किया जाता है कस्टमर को। जो मैं तंदूर की एग्जांपल देता हूँ वो कुछ यूँ है कि वहाँ पर आपको कुछ मटेरियल एंड सप्लाईज मिलती हैं। क्या? फ्लावर, आटा, ठीक है, इंग्रेडिएंट है उसका। इसके अलावा रोटी या नान तब तक नहीं बनता, कुछ हद तक सोडा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, कुछ इस तरह के होते हैं, घी भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और अगर उसमें एक जगह एक मतलब मैं इसी तरह तंदूर को बड़ा एनालाइज कर रहा था तो उसने वो ग्लैक्सोज डी का डब्बा भी रखा हुआ था। मैंने कहा भाई ये किस लिए? कहता सर जो नान के अंदर आपको फ्लेवर आता है ना वो इस ग्लैक्सोज, वो भी उसके अंदर थोड़ा सा उसकी भी वो थापी मारते हैं या उसके अंदर वो भी थोड़ा डालते हैं, उसका एक फ्लेवर होता है। तो एनीवेज दे आर फ्यू इंग्रेडिएंट्स जो कि मटेरियल आपको तंदूर में, अगर थोड़ा सा एक बड़े साइज का तंदूर आप देख ले तो उन्होंने पर्दा लगाया हुआ होता है और पर्दे के पीछे सारा मटेरियल पड़ा हुआ होता है, ठीक है, दैट इज देयर स्टोर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसिंग यूनिट में 2-3 तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि मटेरियल जब आया तो उसके बाद उसका आटा गूंदना उन्होंने, ठीक है। वो एक बड़ा सा कड़ा रखा हुआ होता है, उसके अंदर मटेरियल डाला, पानी डाला, थोड़ा सा दूध डाला, बाद सूरत में घी भी डाला और उसको नमक डाला, ठीक है, सोडा डाला और उसको अब डिफरेंट मटेरियल उसके अंदर आ रहे हैं। ये प्रोसेस 1 शुरू हो गया, एक प्रोसेस में आ गई चीज़, प्रोसेस 1। उसके बाद दूसरे प्रोसेस में जाती है, वहाँ से उसको आप अगर कभी नोटिस करें वो सारा का सारा वो कढ़ाया जो होता है उसको एक और स्लैब होती है वहाँ पर उसको उंडेल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से उसके पेड़े बनना शुरू होते हैं, मोल्डिंग होती है उसकी, ठीक है। उसके रॉ पेड़ा बन के साइड, तो उसके बाद उसके ऊपर गीला कपड़ा आपने देखा होगा अक्सर पड़ा होता है ताकि पेड़ा जो है तरोताज़ा रहे। अब वो मोल्डिंग हो गई, वो उस प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और प्रोसेस होता है जिसमें उसकी जो है वो बेला जाता है, उसको इन अ वे उसकी एक शक्ल निकाली जाती है और शक्ल निकाल के वो तंदूरची की तरफ फेंक दिया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी वो उसकी बना के बेल कर तंदूरची की तरफ फेंक दिया। ये दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। फाइनली, बल्कि फाइनल है बात सूरतों में, इसके बाद भी एक प्रोसेस आता है। ये तंदूर का प्रोसेस आता है, उसमें क्या होता है, तंदूरची जो होता है उसको बाकायदा शेप दे के तिल लगा के तो उसको बेकिंग के लिए ओवन में डाल देता है, ओके। और वो ओवन का जो एक टाइम पीरियड होता है, बेक होकर उसमें से जब वो निकाला जाता है उसको रोटी को, तो बाज़ सूरतों में उसके ऊपर वो रोगन लगाया जाता है, बाज़ सूरतों में ठीक है उसको पैकिंग कर दी जाती है। तो ये तंदूर एक फैक्ट्री ऐसी है जिसमें आपको बाकायदा प्रोसेसेस नज़र आते हैं, यू ऑब्जर्व दिस प्रोसेसेस। वहाँ से आप यहाँ पर मुझे अब याद आया, एक मरतबा मैं एक ट्रेनिंग के लिए अफ़गानिस्तान गया था। अफ़गानिस्तान में मैंने देखा है, ये बात आज से मैं कोई 8 साल पुरानी कर रहा हूँ, 6-7 साल पुरानी। अफ़गानिस्तान में मैंने देखा कि रोटियां लटक रही, ओके। वो बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं, हम अफ़गानी रोटी अमूमन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बड़े शौक से लेते हैं, रोटियां लटक रही हैं। और कुछ ऐसे तंदूर देखे वहाँ पर जो है वो उसमें शोकेस के अंदर रोटियां का अंबार लगा हुआ है। मैंने कहा यार ये रोटी गरम गरम नहीं खाते? कहते नहीं, ये सिर्फ हमारे यहाँ पर ही पाकिस्तान में है रवाज के, तंदूर से उतरी रोटी जो है ना, कई मरतबा तो ऐसा होता है कि अम्मी बेचती हैं रोटी लेने के लिए, और क्या होता है रास्ते में आधी रोटी 2 रोटियां खा चुके होते हैं गर्मा गर्म हैं, उसका एरोमा ऐसा आ रहा होता है, वो आधी रोटी, ठीक है। तो वो अम्मी फिर कहती है अच्छा आधी रोटी तो तू अपने से की खाया है ना, बाकी आधी ये ले, ठीक है। तो मतलब
हमारा ट्रेंड है गरम रोटी लेना, लेकिन उधर मैंने देखा कि रोटियां ठंडी, उसकी उधर सॉरी ओके अब वो आपका वेयर हाउस हो गया, उन्होंने एक आउटलेट, वहां से चीज फिर आगे सेल होनी है। तो द होल प्रोसेस दैट आई डिस्कस्ड विद यू is known as a factory. We do accounting of all this process in cost accounting. Accounting subject में बुनियादी फर्क क्या है, बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बुनियादी फर्क क्या है, हम इन अ वे इसके बहुत सी चीजें इंटरलिंक भी देखते हैं। बुनियादी फर्क यह है कि जब इंफॉर्मेशन पास्ट हो और पास्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा हो अकाउंटिंग में, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। आपने जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी FAR 1 में या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में 2 में भी, आपने देखा कि वहां पर इंफॉर्मेशन पास्ट पे मबनी करती थी। परचेज्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेड सैलरी, ठीक है, या लोन टेकन, लोन गिवन, ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं वो पास्ट इंफॉर्मेशन को हम अकाउंट फॉर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ पास्ट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हम वहां पर वर्कआउट करके बजट करते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। यह है कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन। तो आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट CM में आपका पेपर है, आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है। बेसिक कॉस्ट जो आपको एक पास्ट इंफॉर्मेशन से डेटा देगी जिसे हमने प्रोसेस करना है, और उसको फिर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आगे कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए भेजना होता है। मैं बात को आगे लेके बढ़ता हूं। तंदूर की दोबारा एग्जांपल दूंगा। तंदूर में हमें रॉ मटेरियल मिला, क्या कभी ऐसा मुमकिन है कि आटा पड़ा पड़ा रोटी बन गया? कभी भी नहीं। एक प्रोसेस रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको बहरहाल लेबर रिक्वायर्ड है, लेबर भी है। ये प्रोसेस के अंदर जितने 2 3 4 5 लोग हैं मौजूद हैं, मटेरियल मौजूद है, बंदे मौजूद हैं। क्या बगैर ओवन के रोटी बन सकती है? ओवन कह लें, चूल्हा कह लें, स्टोव कह लें, वट एवर यू कॉल नेम, आपके मशीनरी प्लांट रिक्वायर्ड है। ओके, वो भी है, ओवन मौजूद है, उसमें कोई फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वट एवर द फ्यूल नहीं है, क्या रोटी बन सकती है? फाइनल प्रोडक्ट आ सकती है? नहीं आ सकती। फ्यूल भी दे दिया जी। अब रॉ मटेरियल मौजूद है, सारे हर तरह के 4-5 रॉ मटेरियल मौजूद हैं, 4-5 तरह की लेबर मौजूद है, ओवन मौजूद है, फ्यूल मौजूद है। कोई उधर दुकान नहीं है, हमने वैसे ही जो है लगा दिए। तो हमें एक दुकान चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, बिजली का बिल उधर आएगा, पानी का बिल आएगा, ठीक है, यूटिलिटीज चाहिए। तो इसका मतलब है हमें कुछ ओवरहेड्स भी चाहिए हैं। तो ये 3 बुनियादी कॉस्ट्स हैं, 3 बुनियादी कॉस्ट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। कॉस्ट को प्रोसेस में डालते हैं, इन कॉस्ट को आप प्रोसेस में डालते हैं, और तब जाके वहां से फिनिश्ड गुड्स आपके पास आती हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है जी सबको? ओके।
अब आप कि तमाम जो कॉस्ट्स हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन कॉस्ट्स के लिए वुड यू पे समथिंग और नॉट? सादा सादा बात करते हैं। अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग की तरफ नहीं ले बिल्कुल जाना चाह रहा हूँ, जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उसके ऊपर बुनियाद रखते हुए। अगर मैं रॉ मटेरियल ख़रीदता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं रॉ मटेरियल परचेज को डेबिट करके कैश या अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दूं। डज इट मेक सेंस? मैंने मटेरियल खरीदा तो सपोजली मैंने मटेरियल बाय किया, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं लग रही आपको? ये पहली बात। दूसरी बात, मैंने लेबर को वेजेस पे किए। आपने लेबर को सैलरीज एंड वेजेस पे करने की बात सीखी हुई है बचपन में कि नहीं? क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है? सैलरीज एंड वेज। अगर मैं बेटे इसको लफ्ज़ पे रोल बोलूं तो कोई मुश्किल तो नहीं आएगी आपको समझने में? पे रोल, पे करते हैं ना उसको जब हम, तो उसको जब जहां पर हम इब्तदाई तौर पे लिख रहे होते हैं उसको पे रोल कहते हैं। तो दैट पे रोल इज ऑल्सो like the document which is prepared while you are making payment for the salaries and wages. तो अगर इसको मैं डेबिट करके कैश को क्रेडिट करूं या पेरोल पेएबल को क्रेडिट करूं तो बताइए क्या बात सही है या नहीं? आती है ना समझ? अच्छा, अब मेरे जो ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड, बचपन में पढ़ी हुई है ना ये अकाउंटिंग एंट्री। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ये आपने क्या किया, वो ओवन जो है उसको या इक्विपमेंट्स को डेप्रीसिएट किया। आप देखना चाह रहे हैं कि इस एक महीने में मैंने जितनी प्रोडक्शन की है उस एक महीने में मेरी प्रोडक्शन में की कॉस्ट लगी, मेरी कितनी लेबर वेजेस मैंने पे की और कितनी जो है उसके ऊपर ओवरहेड्स हैं। तो उन ओवरहेड्स में पहला डेप्रीसिएशन आ गया जी मेरे पास 15,000 की डेप्रीसिएशन उस महीने में मेरे इक्विपमेंट्स की जो इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च हुई। अगर ये ओवन ना होता क्या रोटियां बना सकते? वो चिमटे ना होते क्या रोटियां निकाल सकते? ठीक है, तो उन सब की डिप्रीसिएशन, यूजफुल लाइफ उनकी 5 साल 10 साल 20 साल कुछ। तो हम क्या करते हैं, उसकी डिप्रीसिएशन देख लेते हैं कि इसने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस एक महीने में टुवर्ड्स इट्स कॉस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस आउटपुट। फिर बिजली का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एज एन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया उस महीने का, उस तंदूर का। फिर बिल्डिंग जिस 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 शॉप के अंदर हम का, वो शॉप रेंट आपने पे किया या एक्रू किया, व्हाटएवर। शॉप को यूटिलाइज तो किया ना पूरा महीना, पास्ट इवेंट हो गया, भले पे किया भले आइंदा पे करेंगे, लेकिन पास्ट इंफॉर्मेशन तो है ना कि शॉप यूज किया आपने। तो उसका रेंट जो है जनाब 10,000 रुपये शॉप का रेंट हो गया। ये 3 ही फिलहाल ले लेते हैं वरना लिस्ट लंबी हो जाएगी। इन तीनों को मैंने एक को डेप्रीसिएशन के अकाउंट में रखा हुआ है, एक को सैलरीज वेजेस में रखा हुआ है, एक में रखा हुआ है। इन तीनों को मैं क्या करता हूं, अब जरा इस एंट्री को एंजॉय कीजिएगा। मैं फैक्टरी ओवरहेड का एक अकाउंटिंग हेड बनाता हूँ, 30 रुपीज़ से डेबिट करता हूँ, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस और
शॉप रेंट एक्सपेंस, उनको एक्सपेंस की कैटेगरी से निकाल के ओवरहेड की कैटेगरी में डाल देता हूं। 15, 5 और 10, ये वाली एंट्री बताइए समझ में आती है या नहीं। एक्सपेंस को अगर मैं क्रेडिट नहीं करूंगा तो वो एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे ना, उनको वहां से जाने से मैंने रोक लिया। मैंने कहा वापस आओ, कहां जा रहे हो, इधर आओ, फैक्ट्री ओवरहेड में फेंका उन्हें मैंने। अदरवाइज एक्सपेंस कहां जाता है, प्रॉफिट लॉस में जाता है ना। डेप्रिसिएशन ने कहां जाना था, प्रॉफिट लॉस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनना था। बिजली के बिल ने कहां जाना था, बनना था। ठीक है, वो सारे उधर जा रहे थे, मैं पकड़ के उठा लूं, मैं इधर आओ। कहां पे भेजा उसको मैंने, फैक्ट्री ओवरहेड में। गल समझ आई है? ठीक है, तो ये मैंने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को, इन एक्सपेंसेस को फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर शामिल कर दिया। अब आप ये देखिए, मैंने परचेज किया हुआ है, लेबर वेजेस हैं। अब मेरे पास 3 चीजें जो मैंने आपको की थी, 2 लाख रुपए की, या 2 लाख कह लो, चलो 2 लाख रुपए की मेरी पेरोल मेरी कितनी है, 1,50,000 की, और ये 30,000 की मेरी जो ओवरहेड है। एक महीने में जो मैंने रोटियां बनाई हैं, कोई अच्छा बच्चा मुझे बताए, सारे अच्छे बच्चे माशाल्लाह, एक महीने में जो मैंने रोटियां बनाई हैं, उन रोटियों की टोटल कॉस्ट क्या है। क्या बात है यार, छा गए हो मान से तुम लोग। अब ये देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो अपने 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 घर में पड़ी हुई है, ये कहां पे, रॉ मटेरियल के घर में पड़ी हुई है। ये कहां पे है, पेरोल के घर में पड़ी हुई है। ये कहां पे पड़ी हुई है, इनको उन घरों से निकाल के मैं डालूंगा वर्क इन प्रोसेस के घर के अंदर। मैं कहूंगा वापस आओ, बाहर निकलो, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में डाल के मैं कहूंगा कि आपका जो रॉ मटेरियल, आपका लेबर पेरोल और आपका फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में पड़ी हुई ना चीजें। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में कितना पड़ा, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में 30 पड़ा हुआ है, पेरोल में कितना पड़ा हुआ है, और मटेरियल कितना, लो जनाब ये किया, और 3,80,000 मेरे प्रोसेस के अंदर आ गए। वर्क इन प्रोसेस, मैं इसको लिख दूं पूरी वर्जन, अगर आपको WIP नहीं समझ आया जल्दी। वर्क इन प्रोसेस के अंदर, अब मटेरियल जितना भी मैंने कंज्यूम किया वर्क इन प्रोसेस में है, लेबर जितनी भी पे की वर्क इन प्रोसेस में है, ओवरहेड जितना भी मैंने खर्च किया वर्क इन प्रोसेस में है। तो वर्क इन प्रोसेस असल में वो फैक्ट्री है जहां पर की चीजें प्रोसेस हो रही हैं, कॉस्ट इनकर हो रही है। अब बात आगे बढ़ाता हूं, नंबर 5 में आए। नंबर 5 में बाज़-औक़ात ऐसा होता है, ये तस्वीर जो मैं खींचने लगा हूं, गौर करना इसको। मैं पूरे एक महीने की बात कर रहा हूं, सपोजली अक्टूबर के महीने की बात करते हैं। अक्टूबर का महीना स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर एंडेड ऑन 31 अक्टूबर। मैंने 31 अक्टूबर तक 2 लाख रुपए का आटा खरीदा और वर्कशॉप में फेंक दिया, वर्क इन प्रोसेस में फेंक दिया। मैंने 1,50,000 की लेबर पे की, वर्कशॉप में कर दी। 30,000 रुपया मेरा डिफरेंट किराया और ओवरहेड की चीज़ें जो थी वो आया। मैंने देखा कि अभी जब 31 अक्टूबर को शाम पड़ी, मैंने तंदूर बंद करना है, तो कुछ आटे के पेड़े पड़े हुए थे उधर, वो रोटियां पक के तैयार नहीं हुई थी। आटे की कॉस्ट है ना इसमें, उसके ऊपर लेबर ने भी काम किया हुआ था, बिजली भी चली थी, रेंट भी खर्च हुआ था। तो इसका मतलब सारा मटेरियल, सारी लेबर, सारा ओवरहेड, अभी फिनिश्ड रोटियां नहीं बना, बल्कि कुछ आटा पड़ा हुआ है, कुछ अभी वो उस क्या वो क्या कहते हैं वो बेलचे क्या कढ़ाई में पड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ पेड़े बन के पड़ा हुआ है, कुछ सेमी रोटियां बन के पड़ी हुई हैं। हाँ, तंदूर के अंदर लगी होती तो सड़ चुकी होती फिर इस वक्त तक। तंदूर से पहले पहले कुछ मटेरियल
पड़ा हुआ है जिस पे कुछ मेहनत हुई हुई और उस पे ओवरहेड्स भी खर्च हुए हुए हैं, यस और नो? उसको मैं कहूंगा यार कॉस्टिंग करो यार, कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई प्रोसेस में, जो अभी तक इन प्रोसेस में है कितनी पड़ी हुई है। वो बताएगा जनाब आपके पास प्रोसेस में फॉर एग्जांपल 80,000 जो है प्रोसेस में पड़ा हुआ है, 3 लाख जो है वो फिनिश होकर चली गई हुई है आगे। तो कहां पर हम लेके जाएंगे? हम कहेंगे जो मेरी फिनिश्ड गुड्स हैं उनको डेबिट करो 3 लाख, और वर्क इन प्रोसेस से उसको निकाल दो, क्योंकि अब वर्क इन प्रोसेस कैटेगरी में नहीं है बल्कि वो फिनिश्ड में आ गई। यहां तक अगर जर्रा बराबर भी आप कह रहे हैं यार सर बता तो रहे हैं बड़े एक्शंस के साथ, लेकिन यार गल समझ नहीं आ रही है। कोई है किसी बच्चे को जिसको गल समझ नहीं आ रही? जी बेटा, कोई ऑनलाइन काका? जी जी बेटे। सर काइंडली बस 5 वाली दोबारा रिपीट कर दो। 5 वाली मैंने ये कही है बेटे कि हमने 3,80,000 रुपए की मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इन प्रोसेस में डाली थी। उस 3,80,000 में से सारी की सारी हमारी फिनिश्ड रोटियां नहीं बनी, बल्कि 3 लाख की कॉस्ट के बराबर रोटियां फिनिश हुई इस महीने के एंड तक, आखिरी तारीख तक। रात को जब हमने तंदूर को शटर डाउन किया, वो जो आटा था हमने फ्रीजर में रख दिया, ज़ाया नहीं होगा। पेड़े भी जो थे बड़े तरीके से फ्रीजर में रख दिए, ज़ाया नहीं होंगे। मटेरियल जो पड़ा हुआ है वो भी ज़ाया नहीं होगा। सुबह सुबह अगले दिन आएंगे और उन्हीं को बेल के तो उसको जो है हम तंदूर में लगाना शुरू कर देंगे, हमारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए वो 80,000 का खर्च तो हुआ है, वो हमारा प्रोसेस में पड़ा हुआ है, या गूंदा हुआ आटा, या पेड़ा बना हुआ, या सेमी मोल्ड रोटी, इन प्रोसेस में पड़ी हुई है। ठीक है बेटे, आपने जो सवाल किया था समझ आ गया? बाकी 3 लाख जो है। अच्छा, अब कहानी को आगे मैं चलाता हूं। अब मैं इसको लेकर जाता हूं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गरम गरम रोटी का बिकना जरूरी नहीं है। बहुत सी रोटियां 31 अक्टूबर की रात को बनी पड़ी होंगी शोकेस के अंदर, लेकिन कस्टमर नहीं आया होगा। कस्टमर सुबह सुबह आएगा 1 नवंबर को। ठीक है? मतलब है जितनी फिनिश्ड हैं सब नहीं बिकी, कुछ उसमें से अभी भी फिनिश होने के बाद वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, कुछ उसमें अभी भी वेयर हाउस में फिनिश होने के बाद पड़ी हुई है, बिक नहीं सकी। बताओ प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है? ठीक है, अफगानिस्तान की एग्जांपल दी थी, इसको किसी और फैक्ट्री में करेंगे तो बहुत और भी हो जाएगा। मतलब जो 80,000 रिमेनिंग है वो माइनस कर दिया है, सिंपल। जी बिल्कुल अली बेटे, बिल्कुल आप सही समझे। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं कहता हूं कि 10,000 रुपए की रोटियां जो हैं वो फिनिश्ड हैं लेकिन बिक नहीं सकी। 2,90,000 रुपए की रोटियां बिक सकी हैं इस पूरे साल में। तो हमने क्या करना है, ये एक लफ्ज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बचपन में पढ़ा था ये लफ्ज। की हैं आपकी रोटियां, वो कितनी है? 2,90,000 की। तो फिनिश्ड गुड्स में से आप 2,90,000 को निकाल दें, बाकी 10,000 फिनिश्ड पड़ी होंगी शोरूम के अंदर। अब यहां से आगे आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको बेचा, ये 2,90,000 की रोटियां बेची है ना, कितने में बेची होंगी? प्रॉफिट पे कितने में बेची होंगी? 5 लाख की बेच देते हैं। वो हमने जनाब अकाउंट्स रिसीवेबल या कैश, अगर उधार पे नहीं तो कैश पे, हमने इन रोटियों को 5 लाख रुपए में सेल्स किया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपए से ये पूरे महीने की सेल्स आई। बताओ अकाउंटिंग में बचपन में यही अकाउंटिंग एंट्री पड़ी थी ना, सेल्स की, कैश या अकाउंट सेबल या डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट।
तो वही वाली अकाउंटिंग एंट्री मैंने की है। लो मेरे बच्चों, बात कहाँ से शुरू की? रॉ मटेरियल। मैंने जितना रॉ मटेरियल ख़रीदा था सारा का सारा मैंने वर्कशॉप में फेंक दिया। सैलरीज, डेप्रीसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, शॉप रेंट, सारा का सारा फैक्ट्री ओवरहेड में गया। ये मेरी वर्क इन प्रोसेस में चीज़ें आ गई। वहाँ से फिनिश गुड्स, वहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वहाँ से अकाउंट्स रिसीवेबल। बच्चे ने कोई सवाल पूछना प्लीज़ पूछें। इसके बाद मैं एक और तरीके से ये वाली बात आपके साथ करूँगा, आपको अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? जी बेटे, क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास। जी ज़ैद बोलो। सर इसमें वर्किंग प्रोसेस जो है सर, वर्किंग प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सर इसमें मुझे डिफरेंस बता दें। इसमें डिफरेंस अभी बताता हूँ। अभी मैं इसको टी अकाउंट से आपको समझाऊंगा, आपको इसका डिफरेंस बड़ा मज़े का समझ आ जाएगा। जी बेटे बिल्कुल, वो अभी मैं टी अकाउंट में आऊँगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 90,000 नहीं 10,000, ये जो 80 भी वही कैरी फॉरवर्ड होगा। वो मैं टी अकाउंट में आ रहा हूँ, इसीलिए मैं टी अकाउंट की तरफ आ रहा हूँ कि आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और फिर वहाँ से फिर मैं एक और सफ़र का आगाज़ करूँगा। टी अकाउंट की तरफ चलें। गुड शो, ग्रेट। बचाज जो अमाउंट लेस कर रहे हैं उसका इफेक्ट कहीं शो नहीं होगा? होगा काका, होगा मोहम्मद अली। अभी देखें उधर कहाँ होता है उसका, ठीक है, अभी उसका देखते हैं। बिल्कुल बेटे, आपका सवाल समझ गया हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, रिलैक्स हैं, गुड। ये जी एक टी अकाउंट, रॉ मटेरियल परचेज, ये टी अकाउंट लेबर पेरोल। नज़र आ रहा है सबको? मैं डेप्रीसिएशन वगैरह का अलग अलग नहीं टी अकाउंट बना रहा, वो मैं उठा के पहले एफओएच में जो फेंका था वो वही चीज़ है। वो एफओएच का फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, एफओएच, ठीक है, कि पूरा लिख दो, फैक्ट्री पूरा लिख देता हूँ यार, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, तवज्जो मेरे, जितनी कंसंट्रेशन अच्छी होती है उतने रिलैक्स हो जाता है बंदा घर जाके। आपने कैश देकर मटेरियल ख़रीदा था 2 लाख का, आपने कैश पे करके सैलरीज वेजेस का 1,50,000 था बेटा, और आपने फैक्ट्री में डिप्रीसिएशन थी और रेंट था और बिजली का बिल था, इलेक्ट्रिसिटी। डिप्रीसिएशन कितनी थी बेटे? 15 थी, और रेंट कितना था? 5, 10, इलेक्ट्रिसिटी 5। ये हमारी कॉस्ट इनकर हुई थी बेसिकली। जो पैसे खर्च हुए थे वो ये वाले खर्च हुए थे। हमने क्या किया, इनको हमने फेंका वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। वर्क इन प्रोसेस, वर्कशॉप में हमने इन्हें कहा कि जनाब आप वर्कशॉप में जाएं। वर्कशॉप में जाने के लिए क्या अकाउंटिंग की वो भी आपके सामने पेश करूंगा। और वर्क इन प्रोसेस से हमने इसे फेंका फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स से हमने इसे ट्रांसफ़र किया। वो लफ्ज़ फेंकना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा ट्रांसफ़र करना क्या था, ऐसे लगता है जैसे उसको चोट लग रही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर इफेक्ट होने चाहिए ना थोड़े बहुत है, और फिर सेल्स। इसकी बड़ी दर्दें निकलनी है अभी।
काका के गिवे क्या होता है? अच्छा ओके, अब हुआ क्या, ये 200 आपने वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर किया, ठीक है, यहां से ये 200 ये आया जनाब रॉ मटेरियल से 200 वर्क इन प्रोसेस में, ये आपने यहां से ट्रांसफर किया 100, ये आ गया जनाब आपका लेबर पेरोल 150, इसकी डेबिट साइड पे वो क्रेडिट होकर ख़त्म हो गया। ये 30 आपने वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया, यहाँ से निकला और यहाँ आया, और ये जनाब आपके अकाउंट क्लोज 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 क्लोज। और ये आपका वर्क इन प्रोसेस में हमें ये पता चला, बेटे मोहम्मद अली आप बेटे यहाँ से भी एक सवाल आया था कि यहाँ पर अब ये फिगर है 380, हम फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं 300 और 80 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बचपन में पढ़ा था बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को, ये कैरी हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के तौर पर नजर आएगा। ऑलराइट, और फिनिश्ड गुड्स हमारे पास वर्क इन प्रोसेस से कितना आया 300, ये यहां से निकल के ये आ रहा, ठीक है, ये वाली ये इधर आ, ऑलराइट ओके वेल। और जो फिनिश्ड गुड्स थी सारी की सारी रोटियां नहीं हमारी बिकी, बल्कि हमारी बैलेंस में पड़ी हुई हैं कितनी रोटियां, हमने कहा था 10,000 की रोटियां शोकेस में बैलेंस में पड़ी हुई हैं, और जो बिक गई वो यहाँ से उठाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 290 चला, और ये जनाब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिनिश्ड गुड्स से 290 आया, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्लोज हो जाता है। पढ़ा हुआ ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में मेरा 290 चला गया। बेची कितने की, 5 लाख की बेची थी, 5 लाख की। ये आपकी कैश से या अकाउंट रिसीवेबल से व्हाटएवर आपका 5 लाख की सेल्स हुई, और ये सेल्स भी आपकी उठ के प्रॉफिट और लॉस, बात सूरत में अब ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखते हैं, कोई इश्यू नहीं, वो भी लिख सकते हैं। ये जनाब आपकी अकाउंटिंग। अब मेरे बेटे मोहम्मद अली आपको समझ आ गई, वो 10 की और 80 का जो क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन आपका क्वेश्चन था, क्लियर हो गया बेटे? और बाकी आप दोस्तों को ऑल गुड? कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल तो नहीं लगी ना यार? ऐसे लोग कहते ओए कॉस्ट अकाउंटिंग हैं, नहीं इंशाल्लाह आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग इसी तरह से मजे से समझ आएगी। नहीं, उसने मजे का लफ्ज नहीं लिया था, उसने कहा था घबराना नहीं है। इमरान खान तो बाद में फिर जो हमें घबराने की तरफ लेकर है ना, मैं तो आपको कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ बेशक घबराओ, लेकिन इंशाल्लाह यू विल एंजॉय कॉस्ट अकाउंटिंग। अमूमन एक चीज़ होती है, बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि मियाँ साहब ने तो यार रिपोर्टिंग ही सुनने में आ रहा है, मियाँ साहब तो रिपोर्टिंग पढ़ाते हैं, और कुछ दोस्त तारीफ़ भी करते हैं बच्चे के, हाँ यार ठीक पढ़ाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सुना नहीं कभी मियाँ साहब का, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मैं, अगर आप गूगल पे जाएं, सिर्फ मेरे नाम के आगे कॉस्ट अकाउंटिंग लिखें, मियां अहमद फरहान कॉस्ट अकाउंटिंग लिखें, ठीक है, या मैनेजमेंट GT402 लिख दें कोड, उसके रिव्यूज़ पढ़ लें, ठीक है, उसके आप रिव्यूज़ पढ़ लें। बाय द वे, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह सुब्हानहू तआला, दिस इज़ द सब्जेक्ट जिसने मुझे एक तारुफ दिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और वो ऐसा तारुफ है, एयरपोर्ट पे ऐसे स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा सर हमने तो आपको बहुत देखा हुआ है, आप पहली मरतबा हमें देखने होंगे, ठीक है, कई मरतबा ये इत्तफाकात हुए। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आपको जस्ट मैं एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट, और बड़े मज़े से पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ बेटे।
मोहम्मद अली कह रहे हैं यस सर वो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस में शो हो जाएगा, जस्ट एंट्रीज में शो नहीं हो। जी बेटे, जो कैरी फॉरवर्ड होता है ना, जैसे फिक्स्ड एसेट जो आपके पास कैरी फॉरवर्ड एंट्री नहीं होती। एक बात याद रखना, बड़ी टिप देने लगा हूं आप लोगों को, हर वो अकाउंट जिसका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नजर आएगा वो बैलेंस शीट में नजर आएगा आपको जाके। कैरी का मतलब ही क्या है? बैलेंस शीट में कैरी हो रही है चीज। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बैलेंस कैरी नहीं होता, वो तो क्लोज होता है। वो आपको एक नेट प्रॉफिट देता है जिसको उठा के रिटेन अर्निंग में ले जाते हैं। तो रिटेन अर्निंग कैरी होता है अकुमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से, फिर अगले सालों में जाता है, अगले सालों में जाता है, अगले सालों में जाता है, उसमें से डिविडेंड या ड्राइंग्स निकल रही होती हैं। तो जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम्स हैं, वो कैरी होती हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि जो वर्क इन प्रोसेस बाकी बच गया ये बैलेंस शीट में पड़ा होगा, जो फिनिश्ड गुड्स बाकी बच गई ये बैलेंस शीट में पड़ी होंगी। अगले दिन 1 नवंबर को से रीओपन कर लेंगे और फिर जो माल तैयार होगा वर्क इन प्रोसेस में जाएगा, वहां से फिनिश गुड्स में जाएगा, वहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा। ये प्रोसेस चलेगा। ऑलराइट बेटे जी, मैं यहां से कुछ बातें मजीद आप लोगों के साथ आगे लेकर चलना चाह रहा हूं। अभी जो बात मैं आपके साथ करूंगा वो करूंगा रॉ मटेरियल से मुताल्लिक। अब ये जितने मैंने टी अकाउंट बनाए हैं ना, ये चैप्टर्स हैं आपके। रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, आपने इन्वेंट्री का चैप्टर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दो बड़े बड़े ज़ख़ीम किस्म के चैप्टर हैं इस टी अकाउंट के पीछे। पेरोल, लेबर, ये चैप्टर आपका जो है उसके अंदर मौजूद नजर आएगा। ओवरहेड एलोकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, अप्लाइड ओवरहेड, ओवर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड ओवरहेड, ये आपको चैप्टर कंप्लीट नजर आएगा। इसके पीछे दो धांसू किस्म के चैप्टर्स नजर आएंगे वर्क इन प्रोसेस में। कॉस्ट अक्यूमुलेशन, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, वो इन वर्क इन प्रोसेस से आपको। जी बेटे, नहीं 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 नहीं, घबराएं जरूर, लेकिन एंजॉय करें अपनी घबराहट को। ठीक है, गुड, ये पैशन होना चाहिए। देखो, घबराहट में भी एक मजा है यार, बड़ा मजा आता है। सो सर वाइस लग, एक क्या कह रहा है? वॉइस लैग बहुत है। और यार वॉइस लैग है जरा, तू कोशिश कर अपने एंड पे भी जरा देख लो नेट की स्पीड वगैरह। अच्छा, एनीवेज, वर्क इन प्रोसेस में आपको कॉस्ट अक्यूमुलेशन, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, फिनिश्ड गुड्स में फिर आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात आएगी, जिसमें कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। पढ़ा था बचपन में, वो ये है फिनिश्ड गुड्स के अंदर कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपको यहाँ पर आके बात सूरतों में वर्क, ये जो है ना, ये जो बच जाता है बाकी इन्वेंट्री में, इसको देखते हैं कि इसकी एनआरवी जितने पे ये बिकेगा वो 10 रुपए से कम है या ज्यादा है। अगर एनआरवी 10 रुपए से ज्यादा होगी तो 10 रुपए पे हम शो करेंगे उसको बैलेंस। अगर 10 से कम हो जाएगी तो फिर हम उसको उठा के इसको कम करेंगे। सपोजली ये 8 रुपए निकलती है तो 2 रुपए यहां से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे, बाकी 8 पे बैलेंस शीट में शो करेंगे इन्वेंट्री को। ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स, इसके ऊपर वो अलग से एक इनकम स्टेटमेंट आपसे बनवाएगा। बजटिंग आपके अब सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज इन्हीं चीजों को बजट करते थे। ठीक है, तो ये है जी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, बस इतनी सी बात। ये एक मैंने टेंटेटिव प्लान बनाया। अगेन आई एम सेइंग इट्स अ टेंटेटिव प्लान। इसमें अभी मैं फर्दर आप लोगों का लेवल क्या है, कैसे आप बच्चे हो, उसके मुताबिक इसको मैं फर्दर इंशाल्लाह ताला
फाइन ट्यून करके आई विल शेयर दिस प्लान विथ यू। इसमें आप देख रहे हैं वीक 1 हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़नी है। मैंने आपको पहले बता दिया इन्वेंट्री, अगर आप इसको देखें तो ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स की जो इन्वेंट्री, यहाँ पे देखो इत्तेफाक है कि रॉ मटेरियल बाकी कुछ नहीं बचा, हमने जितना भी था इस्तेमाल कर लिया, वरना रॉ मटेरियल का भी कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हो सकता था। ठीक है, का भी कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हो सकता था, वो ज़ीरो है। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स, ये 3 तरह की इन्वेंट्रीज हैं जिसके ऊपर हम देखेंगे इसके अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? जो रॉ मटेरियल खरीदा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो जो तंदूर वाले अंकल हैं उनको एक आटे की फैक्ट्री आकर मिलती है कि जी आपका तंदूर माशाल्लाह क्या चलता है, बड़ी तारीफ है आपकी रोटियों की, ये वो, आप आटा हमसे खरीदें। वो कहता है जी ठीक है आपसे आटा खरीद लेते हैं, आप बताएं क्या हिसाब किताब करेंगे। मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, सपोजली 10,000 रुपये का एक आटे का तोड़ा भड़ा, वो कहता जी आपको जो है वो हम आपको 800 रुपये में देंगे। अगर आप 100 तोड़े इकट्ठे खरीद लें हमसे, अंकल के दिल में लालच आ जाता है, वो कहते हैं हाँ यार मैं आपसे 100 तोड़ा इकट्ठा खरीद लेता हूँ तो चलो मेरे कॉस्ट बच जाएगी। अब वो 100 बैग्स आटे के इकट्ठे खरीद के रखेगा कहाँ? उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इशू आएंगे ना, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी ना। ठीक है, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक और भी, अब इतनी बात कह के मैंने बात को अधूरा कर दी, छोड़ दिया कि डिटेल्स बाद में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से उसकी जो डेली प्रोडक्शन है उसके लिए 2 बैग्स चाहिए होते हैं, 100 kg के तोड़े 2 चाहिए होते हैं कम से कम उसको। उसने उस चीज का ख्याल ही नहीं किया और उसकी जो पीछे स्टोर, जो मैंने कहा पर्दे के पीछे जो उसका आटा पड़ा होता है, वो आधे से भी कम उसकी जो है ना वो पड़ी हुई है इन्वेंट्री, आधे से। अगले दिन सुबह कहां से रोटियां बनाएगा भाई? तो उसको इन्वेंट्री मैनेज करनी है ना अपने रॉ मटेरियल की। ठीक है, मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद वो जो भी मैंने बात की 100 तोड़ा इकट्ठा खरीद ले, उसको कहते हैं ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। ये कॉस्टिंग है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप देख रहे हैं EOQ लिखा हुआ नजर आ रहा है कहीं आपको? ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपने पढ़नी है। मैनेजमेंट में इन्वेंट्री, मिनिमम स्टॉक कितना है, मिनिमम मैक्सिमम इन्वेंट्री, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, सेफ्टी ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने इन्वेंट्री के रेफरेंस में पढ़नी है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ओवरहेड की बात, मैंने आपको ओवरहेड का एक अकाउंट बनाया था। ओवरहेड क्या होती है, कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात मैंने जानबूझ के भी नहीं की थी, मैं उसको डिस्कस। ओवरहेड के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। फिर अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड पे एक और चैप्टर धांसू किस्म का, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कैसे करनी है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड कैसे ट्रीटमेंट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन रेट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने बड़ा मज़े का एक चैप्टर पढ़ना है, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, घूमती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अराउंड। ठीक है, फिर देखो मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट की बात की थी, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये प्रोसेस कॉस्टिंग से मुतल्लक सारी डिटेल्स, प्रोसेस कॉस्टिंग जो मैं आपको याद था, मैंने जब वो तंदूर का प्रोसेस बनाया था तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 तक लिखा था मैंने। तो किसी एक फैक्ट्री में डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर फिर चीज़ फिनिश होती है ना। ठीक है, मैंने बहुत छोटी सी फैक्ट्री की एग्जांपल दी है ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। अब देखो ये एयर कंडीशनर जो है, बल्कि ट्यूब लाइट की बात करते हैं, मैंने एक मरतबा फैक्ट्री विजिट की ट्यूब रॉड की, मुझे नहीं अंदाजा था कि उसके अंदर इतने प्रोसेसेस होते हैं। ट्यूब रॉड में अमूमन आपने घरों में वो ट्यूब रॉड को करना घुमाया होगा ना आप लोगों ने। ठीक है, वो घुमाते हो, उसके जो उसके फिक्सर्स होते हैं उसके अंदर से, वो जहां पे फिक्स होती है ना, वो होल्डर जो होता है, उस होल्डर के आगे 4 प्रोसेसेस थे।
क्योंकि उस होल्डर के अंदर रिविट्स लगी हुई हैं, उस होल्डर ने कैसे असेंबल होने, प्रोसेस सिर्फ उसको वो रिविट्स उसके साथ जो है अप्लाई कर रहा था, उसके अंदर वो रिविट्स उसके साथ जो है अप्लाई कर रहा था, उसके अंदर वो स्प्रिंग लगा हुआ है, वो स्प्रिंग एक प्रोसेस सिर्फ उसमें स्प्रिंग डाल रहा था। तो फैक्ट्री जरूर विजिट करो, अदरवाइज कम से कम तंदूर पे जाके इस तरह से आप देखो कि वो कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में मजा आना शुरू होगा। हमने सारा इसमें पढ़ना है, उसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बात होती हैं, उनके बड़े डिटेल से हमने देखना है कैसे। एक और प्रोसेसिंग यूनिट आप लोगों ने देखा होगा, रेडी पे खड़े होके, ठीक है, वो प्रोसेसिंग यूनिट देखा है, गन्ना पीछे स्टोर प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, एक ही प्रोसेस उसका जूस निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद उस गन्ने का कुछ वेस्ट होती है, वो वेस्ट बिकती है कि नहीं, बाय प्रोडक्ट, उसका भी रेवेन्यू आता है, उसकी कैसे कॉस्टिंग करनी, यू विल एंजॉय दिस एज वेल। फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग, कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं हम, उसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, इसमें तो आप लोग बहुत इंजॉय करोगे इंशाल्लाह। इसमें मैं अमूमन एक एग्जांपल देता होता हूँ रेलेवेंट कॉस्ट। मैं हल्की सी बात करता हूँ आप लोगों के साथ। शॉपिंग करने गए हो अपनी जीन्स खरीदने के लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम, उधर आपको नजर आया बड़ा कमाल किस्म का जनाब वो शवारमा बना रहा था, मुंह में पानी आ गया। यार ये शवारमा जो है, मेरे यार ने कहा था फोर्ट्रेस का शवारमा खाई यार, तो मैं आया हूं तो चलो मैं शवारमा खा ही लूं। अब वो जीन्स खरीदने के बाद आप ये डिसीजन ले रहे हैं, घर जाने से पहले शवारमा जो है वो कितने का होता है, 200-400 रुपए का, 200 और 60 वाला नहीं खाना, उसमें कव्वे होते हैं 340 का शवारमा खाना है, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा अब आपने सोचा हुआ था कि यार मैंने उधर से शवारमा खाना है, लेकिन उधर तक जाने, घर से उधर तक जाने का 500 रुपए ऊबर का किराया और वापसी का भी 500 रुपए का किराया, 1340 में शवारमा पड़ता था आपको अगर घर में बैठ के डिसीजन लेते। ऑर्डर तो आपने गरम गरम खाना मजा आता है यार, वो अफगानी शवारमा नहीं खाना, गरम गरम। अच्छा ओके, घर से अगर आप डिसीजन लेते, ऊबर में उधर जाते, शवारमा खाते, वापस आते, आपका ये डिसीजन 1340 का होता। जीन्स लेने गए हुए थे, जितने की जीन्स आई ऊबर के किराए को आपने जीन्स के अंदर डाल दिया, क्योंकि अब आपने जीन्स ली, घर तो जाना ही है वापस, शवारमा खाएं ना खाएं घर तो वापस जाना ही है। अगर आया हूं मैं डिसीजन लेना चाह रहा हूं कि शवारमा खाऊं या ना खाऊं, तो उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, 340। यार तुम लोग जीनियस हो यार, माशाल्लाह, वाह। ये है रेलिवेंट कॉस्टिंग, आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी है कि रेलिवेंट कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है, समझ आ गया रेलिवेंट कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है हमने। उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या होते हैं, हल्का सा इसका फ्लेवर ले लो, बिरयानी का बेटे, वेरिएंस एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं। वेरिएंस एनालिसिस ये है कि मैंने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अभी आपको कहां से ली थी, डेप्रिसिएशन से फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में डाल दो, रेंट से इधर डाल दो। अब ये तो मैंने सिर्फ 3 बनाए थे ना, 300 ऐसे हेड्स होते हैं जहां से के कॉस्ट ने आकर ओवरहेड में आना होता है। हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट बना लेते हैं ओवर द इयर्स। एक एक्सपीरियंस हमारा होता है कि जो हमारा ये, जैसे अभी हमारी 300 का फैक्ट्री ओवरहेड आया था ना, और हमारी वो मटेरियल कॉस्ट कितनी थी या लेबर कितनी थी, 150 की थी, तो 150 का 20% जो है ये था,
तो हम देखते हैं कि हर साल तकरीबन 20% ही होती है लेबर की कॉस्ट का, 20% की फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है हमारी। तो हम एक स्टैंडर्ड रेट बना लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट जब अप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअल तो नहीं होता। हम हर महीने 20% जो है लेबर का उठाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? लेबर की कॉस्ट हमने बनाई थी ना 150, उसका 20% लो तो क्या आएगा? 30 आएगा ना। 150 टाइम्स 20% इज इक्वल टू 30 आता है ना। तो हम देख रहे हैं कि साल हर साल 20, 20.5, 19.5, 21 इस तरह का रहता है। तो हमने 20 को जो है अपना एक स्टैंडर्ड रेट मान लिया कि हमारा स्टैंडर्ड रेट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का जो है 20% ऑफ द लेबर कॉस्ट है। अब ये हम हर महीने लगाते चले जा रहे हैं। 12 महीनों के बाद जब टोटल किया तो एक वेरिएंस आ गया, फर्क आ गया ना, क्योंकि एक्चुअल एग्जैक्टली 20% नहीं होगा, कोई 20.5 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 19.5 भी हो सकता है। तो एक वेरिएंस, उस वेरिएंस को किस तरह से एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपने तो एक्चुअल अकाउंटिंग करनी है, बाद में आपने तो रिपोर्ट एक्चुअल अकाउंटिंग करनी है ना। ये जो आपने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करके अप्लाई किया था, उसका एक वेरिएंस है, उस वेरिएंस का एनालिसिस करके उसको कैसे एलिमिनेट करना है, ये हम इसमें सीखेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस की बात की है। इसके अलावा और भी कई वेरिएंस होते हैं, लेबर का भी वेरिएंस होता है, मटेरियल वेरिएंस होता है, ठीक है, और भी मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस होते हैं, डिफरेंट तरह के वेरिएंस होते हैं। क्या होते हैं इंशाल्लाह ताला बड़े होकर इसको सीखेंगे। लेकिन अभी बुनियादी बात समझ में तो आ गई है ना कि हम कॉस्टिंग में पढ़ क्या रहे हैं। सीवीपी एनालिसिस, आपने अमूमन ये लफ्ज सुना होगा, ब्रेक इवन। मामू ने कारोबार शुरू किया, घर आए, आपके बाबा के साथ बात कर रहे थे, आपके बाबा बड़े हैं आपके मामू से, आपके मामू को कहा, मामू बहुत ही छोटे हैं, मामू का काका ब्रेक इवन ते आया कि नहीं आया ले अपनी दुकान? क्या मतलब? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या आपकी दुकान इस काबिल हो गई है कि जितना कमा रहे हो उतना ही खर्चा है? इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम जरा पढ़े लिखे अंदाज में जो एक एनालिसिस करते हैं होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। क्या कॉस्ट और हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल्स बराबर हो गया है कि प्रॉफिट 0 है, या उसका हमने प्रॉफिट अगर बढ़ाना कम करना है तो कॉस्ट या वॉल्यूम में से किसको कम या ज्यादा करें? उसका एनालिसिस बहुत एंजॉय करोगे आप लोग इसको इंशाल्लाह। फिर डिसीजन मेकिंग, बात ये होता है, अमूमन आपने देखा होगा कि जैसे सपोजली ये एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर के अंदर एक कंपोनेंट फिल्टर, अमूमन फिल्टर साफ करते हैं ना। अब मेरी एयर कंडीशनिंग बनाने की फैक्ट्री है, मैं कहता हूँ यार फिल्टर बनाने के लिए मुझे अलग एक यूनिट लगाना पड़ेगा, तो मैं फिल्टर अलग यूनिट लगा के मैन्युफैक्चर करने की बजाय मैं फिल्टर बाजार से खरीद लेता हूँ। तो ये डिसीजन लेना है, मेक और बाय डिसीजन। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग जो है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेक और बाय डिसीजन, ठीक है। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं कि आपने ये कंपोनेंट भी खुद मैन्युफैक्चर करना है, या इस कंपोनेंट को आपने किसी से बनवा के असेंबल कर देना, आउटसोर्स कर देना है। ये लेबर कॉस्टिंग, वो लेबर का टी अकाउंट मैंने बनाया था पेरोल का, आखिर में मैंने इसको डाला कि जरा इंटरेस्टिंग चीजें पहले हम पढ़ लें, लेबर बाद में पढ़ लें। तो ये है जानो। आप मंजूर मकसूद सवाल क्या कर रहे हैं, सर कोई ऐसा है जिसमें एंजॉय नहीं कर? ओ यार एंजॉय सारी जिंदगी एंजॉय कर यार, enjoy.com मार, ठीक है। जिंदगी को एंजॉय करके जियो, तब आखिरत में भी एंजॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। इधर जिंदगी में अगर यार ढिले बैठे रहे तो फिर तो स्टडीज को एंजॉय करो बेटे। देखो मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ, मैं एक बात किया करता हूँ बेटे, मैं इस वक्त टीच कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसको एंजॉयमेंट ढूंढ रहा हूँ ना इसके अंदर। मैं जब कोई बात करता हूँ तो उसमें एक एंजॉयमेंट का एलिमेंट मेरे लिए होता है और मेरे चेहरे के तासुरात चेंज हो जाते हैं। और अगर मैं कहूँ यार ये तुम लोगों ने पढ़नी है मटेरियल, यार ये फैक्ट्री ओवरहेड भी पढ़नी है तुम लोगों ने,
और देखो ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी तुम लोगों ने पढ़नी है, पढ़ाऊंगा तुम लोगों को जरूर। इज दिस माय एंजॉयमेंट? ना, मैं टुल्लो मट्ठा गल्ला कर रहे हूँ, ठीक है। तो आपकी जिंदगी के अंदर एंजॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है। माँ बाप की खिदमत, बाबा ने कहा मेरे पाँव दबा दे, अच्छा जी, जानबूझ के जोर जोर से दबा रहे हैं ताकि अब्बा जी के छड़ जा। एंजॉय करो, बाप की टांगे दबाने को एंजॉय करो, ठीक है। अम्मी ने कहा आटा गूंद दे, अच्छा जी, एंजॉय करो, ठीक है। जो काम करो एंजॉयमेंट के साथ करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।